दोस्तों, मर्डर के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही मर्डर केस की बात करने वाले हैं, आरुषि और हेमराज मर्डर केस की। अब तक का सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है ये। क्योंकि किसने हत्या की, इस सवाल के जवाब के लिए पुलिस टीमों से लेकर दो सीबीआई टीम्स ने भी जांच की, लेकिन जवाब नहीं मिला। सालों बाद भी दोस्तों आज ये मर्डर मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो चलिए नजर डालते हैं इस केस पर शुरू से आखिर तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार के एक अपार्टमेंट में पेशे से डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। उनकी पत्नी नुपुर तलवार भी हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिस्ट थे। दोनों अपने निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों राजेश तलवार दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी किया करते थे और ग्रेटर नोएडा के आईटीएस डेंटल कॉलेज में पढ़ाते भी थे। 24 मई 1994 को जन्मी आरुषि उनकी इकलौती संतान थी। जिस हेमराज की आरुषि के साथ हत्या हुई थी, असल में उसका नाम यम प्रसाद बंजाड़े था, जो कि नेपाल का रहने वाला था, लेकिन उनके घर में ही रहता था और घर के सारे काम और खाना बनाने का काम करता था। उस दिन दोस्तों नुपुर शाम को 7:30 बजे तक घर लौटी। राजेश भी रात को ड्राइवर रमेश शर्मा के साथ लौटे। आपको बता दें कि उस रात जब शर्मा कार की चाबी और राजेश का बैग हेमराज को देने करीब 9:40 पर उनके घर आए, तब आरुषि और हेमराज को उन्होंने जिंदा देखा था। इसके बाद रात करीब 10 बजे सबने डिनर किया। ये महीना चल रहा था दोस्तों मई का। 24 मई को आरुषि का बर्थडे होता है, लेकिन इस बार आरुषि की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां भी थी, इसलिए आरुषि अपना जन्मदिन 16 मई को ही सेलिब्रेट करने वाली थी, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सके। इसलिए पेरेंट्स बर्थडे सरप्राइज और उसे एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट करते हैं और इस कैमरे से आरुषि अपनी और अपने पेरेंट्स दोनों की कुछ फोटोज भी क्लिक करती है। आखिरी फोटो उसने रात के 10:10 पे खींची थी। इसके बाद दोनों आरुषि के कमरे से चले गए और आरुषि भी सो गई। इसके बाद रात करीब 11 बजे राजेश ने नुपुर को इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए कहा, जो कि आरुषि के कमरे में था। जिस समय नुपुर आरुषि के कमरे में पहुंची, आरुषि चेतन भगत की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। नुपुर राउटर ऑन करके अपने कमरे में लौट गई। जांच के हिसाब से इसी दिन राजेश ने यूएस से लैंडलाइन पर एक कॉल पिक की थी। इसके बाद राजेश ने कुछ स्टॉक मार्केट और डेंटिस्ट्री वेबसाइट्स भी सर्फिंग की और एक ईमेल भेजा। इस सर्फिंग की टाइमिंग के अकॉर्डिंग राजेश ने 11:41 पर आखिरी बार एक ईमेल साइट का इस्तेमाल किया था। वहीं इंटरनेट राउटर के यूज की बात करें तो 12:08 तक राउटर ऑन था, इसलिए सीबीआई ने माना कि राजेश भी जाग रहे थे और करीब 12:08 तक वो ऑनलाइन थे। अब दोस्तों यहीं पर इस मर्डर केस में पेच फंसता है कि आखिर रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच क्या हुआ, क्योंकि आरुषि और हेमराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों का मर्डर रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच हुआ था। आपको बता दें कि आरुषि का कमरा नुपुर और राजेश के कमरे के बगल में ही था। वहीं हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। उसके कमरे की लोकेशन ऐसी थी कि उसके कमरे में घर के बाहर से भी आया जा सकता था और एक दरवाजा घर के अंदर की तरफ था। मतलब घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर के अलावा भी हेमराज के कमरे के जरिए बाहर से घर में घुसा जा सकता था। वह अगले दिन सुबह के करीब 6 बजे उनकी मेड भारती आई। उसने बेल बजाई, लेकिन हेमराज दरवाजा खोलने नहीं गया। दूसरी तीसरी बेल पर नुपुर दरवाजा खोलने आई और भारती से हेमराज के बारे में पूछा। भारती ने कहा कि उसे नहीं पता कि हेमराज कहाँ पे है। इस पर नुपुर ने कहा कि हो सकता है हेमराज दूध वगैरह कुछ लेने गया हो, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन भारती को और जगहों पर भी काम करने के लिए जाना था, इसलिए उसने बालकनी से चाबी फेंकने को कहा। नुपुर ने नीचे खड़ी भारती को चाबी फेंक दी। वापस आकर जब भारती ने देखा तो वाकई दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, ताला नहीं लगा था। इसके बाद नुपुर ने हेमराज को फोन किया। रिंग आई, लेकिन कुछ रिंग के बाद फोन कट गया। जब दोबारा से ट्राई किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया। हेमराज के फोन के बारे में जानकर दोस्तों आपको हैरानी होगी कि उसके बाद ना ही उसका फोन दोबारा स्विच ऑन हुआ और ना ही कभी मिला। इस दौरान राजेश भी उठ चुके थे। हॉल में दोस्तों डाइनिंग टेबल पर स्कॉच विस्की की एक खाली बोतल रखी हुई थी। राजेश देखकर चौंक जाते हैं कि बोतल पर कुछ ब्लड स्पॉट भी थे। जब वो नुपुर से बोतल के बारे में पूछते हैं तो नुपुर उसके बारे में कुछ भी मालूम होने से इनकार कर देती है। इसके बाद नुपुर राजेश को आरुषि का कमरा चेक करने को कहती है, तो आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला पाते हैं। अंदर जाते हैं तो कमरे का नजारा देखकर और रोना और चीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कमरे में आरुषि के बिस्तर पर खून ही खून था और आरुषि भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन पर गहरी चोटों के निशान थे।
यानी कि आरुषि मर चुकी थी। इस दौरान भारती भी दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। रोने की आवाजें सुनकर वो आरुषि के कमरे की तरफ जाती है। भारती को देखकर नुपुर रोने लगती है। आरुषि का कटा हुआ गला दिखाती है और कहती है हेमराज ने ही आरुषि की हत्या कर दी है और वो भाग गया। इसके बाद भारती मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाती है। कमरे में काफी लोग जमा हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस के पहुंचने पर राजेश पुलिस को कहते हैं कि उनका नौकर हेमराज आरुषि का मर्डर करके भाग गया है। हॉल में रखी शराब की बोतल, हेमराज के स्विच ऑफ मोबाइल और उसके मौजूद न होने की वजह से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हेमराज ने ही पहले शराब पी, उसके बाद आरुषि के कमरे में गया, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जब आरुषि ने इसका विरोध किया होगा तो उसने कुकरी से उसकी हत्या कर दी होगी। इसलिए पुलिस ने हेमराज की तलाश शुरू कर दी। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। पुलिस की एक टीम हेमराज की तलाश करने के लिए जल्द ही नेपाल के लिए रवाना हो गई। वहीं आरुषि की बॉडी को करीब 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोपहर करीब 1 बजे शव पोस्टमार्टम के बाद फिर से घर लाया गया और करीब 4 बजे नजदीकी शमशान घाट पर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार से जुड़े विवाद के बारे में पुलिस ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के बाद राजेश जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना चाहते थे। वहीं राजेश का कहना था कि घर के बुजुर्गों के कहने पर जल्दबाजी की गई थी। दोस्तों, क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सेफ रहना काफी जरूरी होता है ताकि फॉरेंसिक जांच में पर्याप्त एविडेंस मिल सके और सबूतों को जुटाने में भी आसानी रहे। लेकिन मर्डर के बाद जिस तरह घर पर भीड़ लगी और अंतिम संस्कार तक लोगों की आवाजाही लगी रही, उसे क्राइम सीन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी लापरवाही से काम लिया और क्राइम सीन को सेफ रखने के लिए ठीक से काम नहीं किया। इसके चलते फॉरेंसिक जांच में जो अहम सबूत मिल सकते थे वो सभी मिट गए। यहाँ तक कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि 90% एविडेंसेस तो लोगों की आवाजाही और भीड़ की वजह से नष्ट हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आरुषि के कमरे में दोस्तों मौजूद कुछ चीजें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई, जिनमें चादर, बेडशीट, आरुषि के कपड़े वगैरह वगैरह शामिल थे। और जैसा कि मर्डर के बाद घर में काफी लोगों की आवाजाही हुई थी, इसलिए बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। जांच के दौरान पुलिस को ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर खून के निशान मिले। लेकिन दोस्तों, छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और जब चाबी मांगने पर राजेश घर में गए और काफी देर तक नहीं आए। जब दोबारा चाबी मांगी गई तो राजेश भड़क गए और पुलिस वालों को समय बर्बाद करने के बजाय हेमराज को ढूंढने के लिए कहा। 17 मई 2008 को तलवार दंपत्ति आरुषि की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार चली गई। इसी दिन जब घर में जांच की जा रही थी तो वहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम भी मौजूद थे। उनकी नजर भी जब सीढ़ियों पर पड़ी तो इसके बाद छत के दरवाजे को तोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को छत पर एक लाश मिली और इस लाश के गले पर भी दोस्तों निशान थे, जैसे कि आरुषि के गले पर थे। उस दिन घर में मौजूद राजेश के भाई से लाश की शिनाख्त करवाई गई तो वो लाश को पहचान नहीं पाए। तलवार दंपत्ति के लौटने पर जब शिनाख्त कराई गई तब भी राजेश उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन पुलिस को शक था कि ये लाश हेमराज की हो सकती है, इसलिए हेमराज के कुछ दोस्तों को बुलाकर बॉडी की शिनाख्त करवाई गई और उसके दोस्तों ने पहचान लिया कि वो लाश हेमराज की ही थी। यानी ये साफ हो चुका था कि आरुषि की हत्या हेमराज ने नहीं की है। लेकिन अब सवाल था कि आरुषि और हेमराज की हत्या आखिर करी किसने। इसके बाद पुलिस की दो थ्योरी एक साथ चली, क्योंकि एक टीम घर के लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वहीं दूसरी टीम हेमराज के दोस्तों के बारे में। जांच के दौरान पुलिस का शक हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा पर भी गया, क्योंकि पहले तो वो तलवार दंपत्ति के यहाँ काम करता था और फिर उसे नौकरी से निकाला गया था। लेकिन जांच में पता चला कि हत्या वाले दिन तो विष्णु नेपाल में था। अब क्योंकि पुलिस पर भी दबाव बना हुआ था कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़िए, इसलिए पुलिस ने 23 मई 2008 को पहली बार तलवार दंपत्ति को पूछताछ के लिए बुलाया और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनीता दुर्रानी के साथ था। इससे आरुषि पर काफी बुरा असर पड़ा। पिता और बेटी के रिश्तों में खटास आ गई थी। इस बात का आरुषि पर इतना बुरा मानसिक असर पड़ा कि वो हेमराज के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी आ चुके थे। 15 मई को जब हेमराज और आरुषि को राजेश ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो गुस्से में पीटना शुरू कर दिया और मारते मारते छत पर ले गए और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने आरुषि की भी हत्या कर दी। इसके बाद जब आरुषि के कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोलने के लिए पुलिस की आलोचना हुई तो पुलिस ने फिर से अपने बयान में चेंजेस किए और इस बार कहा कि राजेश के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद आरुषि राजेश को ब्लैकमेल कर रही थी। गुस्से में आकर राजेश ने आरुषि की हत्या कर दी और हत्या करते हुए हेमराज ने देख लिया था, इसलिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी।
इसी तरह जब जांच चलती रही और गुत्थी नहीं सुलझी तो 1 जून 2008 को केस सीबीआई के अंडर चला गया। इसके बाद सीबीआई को ऐसे सबूत मिले कि एक शक राजेश के क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्णा थडराई पर भी गया। 7 जून 2008 को कृष्णा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई और उसके कमरे की तलाशी भी ली गई और तलाशी में एक तकिया और ट्राउजर पर खून के निशान मिले और कुकरी भी मिली। इसके बाद कृष्णा का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी किया गया और नार्को टेस्ट भी किया गया और टेस्ट के बेस पर सीबीआई ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। टेस्ट में कृष्णा ने राजकुमार का नाम भी लिया, फिर उसके भी टेस्ट कराए गए और इन जांचों के बेस पर उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद सीबीआई ने दोस्तों एक तीसरी गिरफ्तारी की विजय मंडल की। विजय तलवार फैमिली के पड़ोस में रहने वाले पुनीत टंडन के यहाँ काम करता था। इसके बाद 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई हेड अरुण कुमार ने कहा कि राजेश और नुपुर के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बता दें कि अभी भी उन्हें सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई थी। बाकी के बारे में सीबीआई ने दावा किया कि उनमें से 2 ने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। सीबीआई ने बताया कि हेमराज ने इन तीनों को उस रात पार्टी के लिए बुलाया और शराब पी। इस दौरान कृष्णा ने राजेश को सबक सिखाने की बात कही, जिसकी वजह से क्लिनिक में एक बार कृष्णा से गलती होने पर राजेश ने उसे पीटा था और जब कृष्णा ये सब बातें कर रहा था तब आरुषि ने ये सब सुन लिया। इसके बाद कृष्णा ने आरुषि की हत्या कर दी। जब वो भागने लगा तो हेमराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार और कृष्णा ने छत पर ले जाकर हेमराज की हत्या कर दी। लेकिन जब दूसरी बार कृष्णा का नार्को किया गया तो उसमें उसका बयान बदला हुआ था और तीनों ने आरुषि के बाद हेमराज की हत्या की थी। इस खुलासे के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश को बेल मिल गई और लगभग अगले 50 दिन बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर से एक ट्विस्ट तब आया जब इन तीनों के फेवर में दोस्त उनके ओनर्स ने कहा कि वो तीनों उस रात जहां वो काम करते थे वहीं मौजूद थे। वहीं जलवायु विहार में मौजूद 6 गार्ड्स में से किसी ने भी इन तीनों में से किसी को भी उस रात में वहां नहीं देखा था। इन तीनों के डीएनए सैंपल्स भी फॉरेंसिक जांच के लिए आरुषि के घर से लिए गए सैंपल के साथ मैच नहीं हुए। साथ ही साथ तीनों के फिंगरप्रिंट्स भी घर में कहीं भी नहीं मिले। अब कहा गया कि सीबीआई ने तीनों के साथ जोर जबरदस्ती करके मर्डर की बात कबूल करवाई थी। और ये सीबीआई वाले ये लोग जानबूझ के मेरे पर दबाव डाल रहे थे ताकि मैं ये इल्जाम अपने सर पे ले लूं। आप कहना चाह रहे सीबीआई वाले पे दबाव डाल रहे हैं? हाँ, सीबीआई वाले मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। इसके बाद सितंबर 2008 में दोस्तों एक नई सीबीआई टीम को इस केस को सौंप दिया गया। इसके बाद जांच पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से शुरू की गई तो डॉक्टर्स को लग रहा था कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया गया था। हेमराज के प्राइवेट पार्ट से पता चल रहा था कि हत्या से पहले वो सेक्सुअल चीजों में लिप्त था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पोस्टमार्टम के दौरान राजेश ने कॉल किया था जिसका लिंक कई लोगों से घूमते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के साथ जुड़ रहा था। दावा किया गया कि राजेश ने यह कॉल इसलिए करवाया था ताकि पोस्टमार्टम में सीमन वगैरह के मिलने पर उसके जिक्र को हटाया जा सके। आरुषि के सिर पर लगी चोट के बारे में अंदाजा लगाया गया कि वो चोट गोल्फ स्टिक से लगी होगी। घर से बरामद हुई गोल्फ स्टिक से किसी भी तरह का कोई ब्लड, डीएनए या बायोलॉजिकल ट्रेस नहीं मिला, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि जांच के बाद एक गोल्फ स्टिक ऐसी लग रही थी जैसे उसे साफ किया गया था। इसके बाद फिर से 18 मई 19 मई 2010 में तलवार दंपत्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब टीम को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो टीम ने कोर्ट में इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। हालांकि रिपोर्ट में दंपत्ति पर शक जाहिर किया गया और नौकरों को बेकसूर बताया गया। इस रिपोर्ट के खिलाफ राजेश जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पुलिस को तलवार दंपत्ति के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट में जाहिर किए गए शक के आधार पर चार्जशीट दाखिल करने को कहा। इसके बाद सीबीआई के एडिशनल एसपी एजीएल कॉल ने आरुषि हत्या की नई थ्योरी पेश की। वो ये थी कि हत्या की रात राजेश जब आवाज सुनकर बाहर आए उस वक्त हेमराज कमरे में नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके कमरे में रखी एक गोल्फ स्टिक उठा ली और जब वो आरुषि के कमरे में गए तो दोनों को ऑब्जेक्शनल कंडीशन में देखा। इससे गुस्से में आकर हत्या कर दी। नुपुर ने राजेश का साथ दिया और हेमराज की लाश को एक चादर में लपेटकर छत पर ले गए। इसके बाद हेमराज और आरुषि के गले को सर्जिकल नाइफ से बारी बारी से काट दिया गया। नुपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स की सफाई की। जितने सबूत मिटाए जा सकते थे वो सभी मिटा दिए गए। दोस्तों, सीबीआई की इस थ्योरी को सही मानते हुए कोर्ट ने 25 नवंबर 2013 को तलवार दंपत्ति को दोषी पाया और 26 नवंबर को दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद जनवरी 2014 में तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की और इसके बाद 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के उलट फैसला सुनाते हुए उन्हें हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। ये राजेश तलवार निकल गए। इसके बाद 8 मार्च 2018 को फिर से सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
और 10 अगस्त 2018 के बाद केस को मंजूरी मिलने के बाद केस अभी तक विचाराधीन है। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले का इंतजार है। इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में दोस्तों आपका क्या मानना है, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना। आने वाली और मर्डर मिस्ट्रीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।